Welcome to the session of conjunctions in International British English Speaking and Grammar course. फ्रेंड्स, आज हम कंजक्शंस सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी कंजक्शंस हैं उनके मीनिंग प्लस उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो उनको हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला जो कंजक्शन है वह है एंड। एंड का मीनिंग होता है और। यह दो समान वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो समान वाक्य या दो शब्द या दो वाक्य जोड़ने के लिए काम में आता है, जिसमें कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं हो, जिनमें कोई आपस में विरोध नहीं हो, ऐसे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए काम में आता है। जैसे कि गो टू मार्केट एंड ब्रिंग सम फ्रूट्स, बाजार जाओ और कुछ फल ले आओ। तो ये दो सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस है। एक के बाद एक किसी एक्शन के बारे में बात की जाती है, और कभी कभी दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी एंड का यूज किया जाता है। जैसे राम एंड मोहन आर फ्रेंड, राम और मोहन दोस्त हैं। तो ये एंड का बहुत सिंपल यूज है। तो हमने एग्जाम्पल में देख लिया है, गो टू मार्केट एंड ब्रिंग सम फ्रूट्स, बाजार जाओ और कुछ फल लाओ। अगला एग्जाम्पल, अगला जो हमारा क्वेश्चन है से एग्जाम्पल है वो है बट का। बट का मतलब होता है पर, लेकिन, किंतु। इसमें दो बातें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हो, ऐसी बातें हो सकती हैं, और उसके लिए हम बट का यूज करते हैं। यू आर इंटेलिजेंट, तुम होशियार हो, बट नॉट हार्ड वर्किंग, लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं हो। तो दो बातें एक दूसरे के अपोजिट हो, ऐसी कंडीशन में जहां पर लेकिन, किंतु आदि शब्द का यूज हिंदी में होता है, तो उस कंडीशन के लिए हमको इंग्लिश में बट का यूज करना पड़ता है। यू आर इंटेलिजेंट बट नॉट हार्ड वर्किंग, तुम होशियार हो लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं हो। तीसरा है और, अदरवाइज, एल्स। इनका मतलब होता है या, अन्यथा, नहीं तो कुछ भी अब इसमें यूज करें, दो में से एक चीज आपको सिलेक्ट करनी है, उस कंडीशन के लिए और, अदरवाइज, एल्स इनका उपयोग होता है, जिसका बिल्कुल सिंपल हिंदी मीनिंग होता है या। टेक मेडिसिन, दवाई ले लो, या यू विल रिमेन सिक, तुम बीमार ही रहोगे। तो बात यह है कि दवाई ले लो, नहीं तो तुम बीमार ही रहोगे। दवाई ले लो, अन्यथा तुम बीमार ही रहोगे। दवाई ले लो या तुम बीमार ही रहोगे। तो ये मीनिंग है और, अदरवाइज, एल्स का। तीसरा है उसके बाद फोर्थ है नाइदर। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं, या दोनों में से कुछ भी नहीं। मान लीजिए दो कंडीशन है या दो चीजें हैं, उनमें से कोई भी चीज का आपसे कोई भी चीज नहीं है, उस कंडीशन के बारे में हम नाइदर लगाते हैं। नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज फ्रॉड, दोनों में से कोई भी लड़की फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड मतलब चीटिंग करने वाला। तो नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज फ्रॉड, दोनों में से कोई भी लड़की फ्रॉड नहीं है। तो जब नाइदर आ गया है तो दो में से कोई नहीं होना। अब एक और है नाइदर और नॉर। यहाँ पर मतलब उसका वही है, लेकिन उसका यूज करने का तरीका जो नीचे दे रखा है वैसा है। न तो ये, न ही वो। नाइदर जॉन नॉर टॉम इज ओबीडियंट, न तो जॉन ओबीडियंट है, न ही टॉम ओबीडियंट है। जॉन और टॉम दोनों में से कोई भी ओबीडियंट नहीं है। तो अक्सर ये सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होते हैं। अब हो गया आइदर, दोनों में से कोई एक। अब नाइदर से बिल्कुल ही अलग है आइदर। आइदर का मतलब कोई भी दो वस्तुएं होंगी, लेकिन उन दोनों में से किसी एक को हम के बारे में बात कर रहे होंगे, या तो पहले वाली या दूसरी वाली, कोई भी चीज हो। तो दोनों में से कोई एक ऐसा हमको बोलना है, तो हमको आइदर का यूज करना है। आइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज फ्रॉड, दोनों में से एक लड़की फ्रॉड है। दोनों में से एक लड़की फ्रॉड है, या कोई चीज के बारे में भी बात हो सकती है ये, ठीक है। कोई भी दो चीजों में से किसी एक चीज के बारे में कुछ कहना है, तो वो आइदर का यूज करके हम बोलते हैं। आइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज फ्रॉड, दोनों में से एक लड़की फ्रॉड है। अब उसका एक और तरीका है लिखने का, जिसमें दो पेयर में कंजक्शन यूज हुए होते हैं आइदर और, जैसे कि
आइदर नीलेश और प्रकाश विल कम विथ मी। आइदर नीलेश और प्रकाश विल कम विथ मी, या तो नीलेश मेरे साथ आएगा या प्रकाश मेरे साथ आएगा, मतलब दोनों में से कोई एक जरूर ही आएगा, या तो नीलेश आएगा या प्रकाश आएगा, दोनों नहीं। तो आइदर और का यूज भी हमने देख लिया है। तो ये आइदर और यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है, मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में है। चाहे तो आइदर और को सब सेंटेंस के एंड में ऑब्जेक्ट के साथ भी लगा सकते हैं, या इसी आइदर और को हम चाहें तो वर्ब के साथ भी दो वर्ब यूज करके लगा सकते हैं, या तो ये एक्शन होगी या वो एक्शन होगी। तो इसका जो बड़े रूप में इसको पढ़ना है, अलग अलग एग्जाम्पल में पढ़ना है, उसके लिए एक और वीडियो भी बाद में आपको दिया जा सकता है। इस वीडियो का मेरा ये पर्पज़ है कि आपको जो कंजक्शंस हैं, सारे सारे कंजक्शन एक बार उसके मीनिंग पता चल जाए और उसका यूज़ कैसे होता है बेसिकली वो पता चल जाए। तो इस वीडियो का ये पर्पज़ है। अगर इसका और भी बड़ा फॉर्म बनाना होगा तो हम और अगला बनाएंगे। तो कीप वॉचिंग, आप इसको देखते रहें, तो नए नए जो भी आपको मटेरियल इस पे रिलीज होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। वेयर एज और वाई, इसका मतलब होता है जबकि। हरीश में बी अबाउट 48, हरीश लगभग 48 साल का लगता है। वेयर एज, जबकि हिज वाइफ लुक्स लाइक अबाउट 20, लेकिन उसकी पत्नी है वह 20 साल की दिखाई देती है। तो जबकि या वेयर एज का मतलब होता है, मतलब वेयर एज और वाइल का मतलब होता है जबकि, मतलब यहाँ पर भी कॉन्ट्रास्ट जैसी बात दी जा सकती है, दोनों चीजों में अंतर हो ऐसा मीनिंग निकलता है। और जैसे वाइल है उसका एक और अर्थ भी निकलता है, किसी समय कुछ काम चल रहा हो उस कंडीशन में भी वाइल का यूज होता है। जबकि यहाँ पे हमने वेयर एज और वाइल दोनों का मतलब जबकि मान लिया है। तो हरीश में भी अबाउट 48, हरीश 48 का लग रहा है। वेयर एज, जबकि उसकी वाइफ है वो 20 साल की लगती है। नेक्स्ट कंजक्शन है ऑल्दो, हालांकि। ऑल्दो शी वॉज बिजी, हालांकि वह बिजी थी। शी हेल्प्ड मी, फिर भी उसने मेरी मदद की। यहाँ पे जो छोटा सा कोमा दे रखा है उसका मतलब फिर भी होता है, कोमा का मतलब। ऑल्दो मतलब हालांकि, ऑल्दो शी वॉज बिजी, हालांकि वह बिजी थी। यट शी हेल्प्ड मी, फिर भी उसने मेरी मदद की। तो ये ऑल्दो अगर यट के साथ आएगा तो वहां पे आपको कोमा नहीं लगाना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे कोमा लगाना पड़ेगा। और ये ऑल्दो वाला सेंटेंस है उसको हम चाहें तो उल्टा भी बोल सकते हैं, जैसे शी हेल्प्ड मी ऑल्दो शी वाज बिजी, उसने मेरी मदद करी हालांकि वह व्यस्त थी। उसमें कोमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये वाला सेंटेंस फिर पहले लिख देना पड़ेगा हमको। शी वॉज, शी हेल्प्ड मी ऑल्दो शी वाज बिजी, उसने मेरी मदद करी हालांकि वह व्यस्त थी। ऐसी कंडीशन में कोमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑल्दो बीच में आ जाएगा। लेकिन ऑल्दो अगर शुरू शुरू में आ रहा है और बीच में यट नहीं है तो यट का मीनिंग क्रिएट करने के लिए हमको कोमा लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस का फुल मीनिंग इस तरीके से हो जाएगा, ऑल्दो शी वॉज बिजी, हालांकि वह व्यस्त थी। शी हेल्प्ड मी, फिर भी उसने मेरी मदद की। तो कोमा एक छोटा सा पॉज है या एक छोटा सा स्टॉप उसमें लेना पड़ता है, और उसका मीनिंग यहाँ पर यट है। हालांकि वह व्यस्त थी फिर भी उसने मेरी मदद करी या मेरी मदद की। अब फिर पेयर में एक कंजक्शन आता है, नॉट ओनली बट आल्सो, न सिर्फ ये बल्कि वो भी, मतलब दोनों चीजें। दोनों चीजें इसमें आ रही हैं। कोई भी चीज हो, चाहे सब्जेक्ट हो या वर्ब हो या ऑब्जेक्ट हो, तो दोनों चीजों के बारे में हम यस करना चाहते हैं। इन दैट केस वी यूज ऑन नॉट ओनली बट आल्सो, न सिर्फ ये बल्कि वो भी। तो फ्रेंड्स इसकी मीनिंग वगैरह हमको पक्के याद होने चाहिए कि उसको किस जगह पर यूज करना है और कैसे यूज करना है। हैरी प्लेज नॉट ओनली क्रिकेट, हैरी खेलता है न केवल क्रिकेट बल्कि हॉकी भी। हैरी क्रिकेट भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है, कहने का मतलब ये है। लेकिन बोलने का तरीका हमारा अलग अलग कंजक्शंस का यूज करके हम यूज अलग अलग कंजक्शन का यूज करते हुए हम अलग अलग तरीके से सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो हैरी प्लेज नॉट ओनली क्रिकेट,
हैरी न केवल क्रिकेट खेलता है बल्कि हॉकी भी खेलता है। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि हैरी क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलता है। तो ये बोलने के अलग अलग तरीके सीखने के लिए हमको इस तरह से जो अलग अलग वर्ड्स हैं वो सीखने पड़ते हैं। कई बार एक ही तरीके से बहुत सारे सेंटेंस लिख दें तो रीडर को ऑड लगता है पढ़ने में। इसलिए उसी तरह की बातों को हम अलग अलग तरीके से लिखें तो रीडर को रीडिंग करने में और लिसनर को सुनने में इंटरेस्ट आएगा। तो हम इसका यूज़ इसीलिए करते हैं। हैरी प्लेज नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो हॉकी। हैरी न केवल क्रिकेट खेलता है बल्कि हॉकी भी खेलता है। न केवल, न सिर्फ, एक ही मतलब है उसका। एज वेल एज, की तरह। एज वेल एज का मतलब होता है किसी की तरह। राज एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। राज और उसी की तरह उसके दोस्त इज गोइंग टू अमेरिका, अमेरिका जा रहा है। राज एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, राज और उसके दोस्त, या राज और उसकी तरह उसके दोस्त अमेरिका जा रहे हैं, जा रहा है। यहाँ पर जो ये हेल्पिंग लगी है जो वर्ब, वो इसके एज वेल एज के पहले जो लिखा है उसके आधार पे ही लगेगी, बाद वाले के आधार पे नहीं लगेगी। ये ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के है आगे तो सिंगुलर के हिसाब से ये लगेगी, और अगर आगे प्लूरल है एज वेल एज में तो प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे वर्ब लगेगी। ये ध्यान रखने की बात है। और आगे जब मैंने आपको ये बताया था नॉर, नाइदर नो, उसके नाइदर नॉर में क्या होता है कि नॉर के बाद जो शब्द होता है उसके आधार पे वर्ब फिट होती है। आइदर में भी यही याद रखना है कि आइदर में और के बाद जो भी उसके आधार पे यहाँ पे वर्ब फिट होती है। ठीक है, ये तो अलग टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिखाया जाता है, लेकिन आइडिया के लिए आपको ऐसे ही बोल दिया है। तो राज एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू अमेरिका। राज उसके दोस्तों की तरह अमेरिका जा रहा है। स्टिल, नेवरदलेस, यट, इसका मतलब होता है फिर भी। जेनिफर इज रिच, जेनिफर अमीर है। स्टिल शी इज माइजर, फिर भी वह कंजूस है। जेनिफर अमीर है फिर भी वह कंजूस है। तो स्टिल की जगह नेवरदलेस और यट का भी यूज इसमें हम कर सकते हैं। तो फिर भी लगाना हो बीच में तो हम स्टिल, नेवरदलेस और यट का यूज कर सकते हैं। इफ, प्रोवाइडेड, सपोजिंग, इसका मतलब होता है अगर, यदि। तो एक ही मीनिंग के लिए दो दो कंजक्शन भी हो सकते हैं, तो हमको तो याद रखने हैं और यूज करना सीखना है। इफ, प्रोवाइडेड, सपोजिंग, तीनों में से कुछ भी यूज में ले लो। इफ यू आर ईगर टू लर्न, कीन का मतलब भी वही होता है, सीखने की इच्छा रखना। इफ यू आर ईगर टू लर्न, अगर आप सीखने के इच्छुक हो, सीखने की बहुत इच्छा है आपके मन में, आई कैन टीच यू, मैं आपको सिखा सकता हूँ। इफ यू आर ईगर टू लर्न, अगर आपके मन में सीखने की बहुत इच्छा है, आई कैन टीच यू, मैं तुमको सिखा सकता हूँ। और अगर हम इसके अंदर नेगेटिव वर्ड को यूज करना चाहते हैं, इफ के साथ में अगर हम नॉट यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए नया शब्द आता है उसमें, अनलेस। अनलेस का मतलब होता है इफ, इफ प्लस नॉट, अगर नहीं तो। अगर नहीं तो ऐसा बनाना हो तो इफ प्लस नॉट का यूज करो तो भी ठीक है, और नहीं करो तो आप उसकी जगह अनलेस लगा सकते हो। अगर नहीं तो मैं सेंटेंस बोल देता हूँ, आपको समझ में आ सकता है। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस जो हमने लिखा है ये वाला, उसका ही अलग तरीके से लिखा हुआ सेंटेंस है। आई कैन नॉट टीच यू, मैं तुमको नहीं पढ़ा सकता। अनलेस यू आर कीन टू लर्न, जब तक तुम पढ़ने की इच्छा नहीं रखते हो। जब तक तुम पढ़ने की इच्छा नहीं रखते हो मैं तुमको नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो हमने क्या कर दिया, दोनों सेंटेंस, दोनों को नेगेटिव बना दिया। ऊपर वाले में पॉजिटिव है, मैं तुमको पढ़ा सकता हूँ अगर तुम्हारे में पढ़ने की इच्छा है तो, और नीचे में अनलेस लगा दिया इसकी जगह पर। अनलेस लग गया वहां पे, उस लाइन, आगे वाली लाइन में नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अनलेस के साथ नॉट शामिल है। इफ, सॉरी, आई कैन नॉट टीच यू, मैं तुमको नहीं पढ़ा सकता हूँ, अनलेस यू आर ईगर टू लर्न, जब तक तुमको पढ़ने की इच्छा नहीं है। आई कैन नॉट टीच यू, मैं तुमको पढ़ा नहीं सकता हूँ। सो, देयरफॉर, इसीलिए,
सो का मतलब होता है इसीलिए, देयर फॉर का मतलब भी इसीलिए होता है, और ये रिजल्ट बताने के लिए, किसी का परिणाम बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मिस्टर हिल्टन इज ब्रिलियंट, मिस्टर हिल्टन बहुत ब्रिलियंट है, मिस्टर हिल्टन है वह ब्रिलियंट है। ही कैन नॉट गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। मिस्टर हिल्टन इज ब्रिलियंट सो ही कैन गेट गुड मार्क्स, नहीं कैन नॉट नहीं है, कैन गेट है, सो ही कैन गेट गुड मार्क्स। मिस्टर हिल्टन होशियार हैं, ब्रिलियंट हैं, इसीलिए वह अच्छे नंबर ला सकते हैं। होशियार होना उसकी खासियत है, इसलिए वह अच्छे नंबर ला रहा है। मिस्टर हिल्टन इज ब्रिलियंट, मिस्टर हिल्टन होशियार है, इसीलिए इसीलिए ही कैन गेट गुड मार्क्स, इसीलिए वह अच्छे नंबर ला सकते हैं। बिकॉज, फॉर, एज और सिंस, इसका मतलब क्योंकि होता है, और यह कारण बताने के लिए काम में लिया जाता है। एस्टेला कैन गेट गुड मार्क्स, एस्टेला अच्छे नंबर ला सकती है। बिकॉज शी इज ब्रिलियंट, क्योंकि वह होशियार है। तो यहाँ पर बिकॉज की जगह आप फॉर, एज, सिंस का यूज कर सकते हैं। एस्टेला कैन गेट गुड मार्क्स, एस्टेला अच्छे नंबर ला सकती है क्योंकि वह ब्रिलियंट है। तो ये सो और बिकॉज एक दूसरे के उल्टे हैं, मतलब उनका यूज कैसे होता है आप खुद ही समझ लो, कि अगर कारण बताना हो तो बिकॉज के बाद कारण लिखना पड़ेगा, और अगर किसी चीज का परिणाम बताना हो तो सो के बाद रिजल्ट बताना पड़ेगा। इस सेंटेंस को अगर आप उल्टा लिखें तो सो लगाना पड़ेगा, जैसे शी इज ब्रिलियंट या एस्टेला इज ब्रिलियंट सो शी कैन गेट गुड मार्क्स। लेकिन इसको अगर ऐसा लिखना है बिकॉज का यूज करके, तो आपको लिखना है एस्टेला कैन गेट गुड मार्क्स, एस्टेला अच्छे नंबर ला सकती है बिकॉज शी इज ब्रिलियंट, क्योंकि वह होशियार है। एज इफ, जैसे कि, रिचा स्पेंट मनी, रिचा पैसे खर्च करती है, जैसे कि वह अमीर हो। तो बात ये हो गई, रिचा ऐसे पैसे खर्च करती है जैसे कि वह अमीर हो। तो शी वर लिखा है हमने, जबकि शी के साथ तो वॉज आता है। तो शी वर का मतलब होता है इमेजिन करना, जो नहीं है उसकी कल्पना करना। तब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी वर का यूज होता है। इफ के साथ कोई सब्जेक्ट है, जब कोई सेंटेंस में इफ है और इफ के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, और इमेजिन करने की बात हो रही है, अगर वह यह होती तो उस कंडीशन में वर लग जाता है। रिचा स्पेंट मनी, रिचा ने ऐसे पैसे खर्च किए जैसे कि वह अमीर हो। रिचा ने ऐसे पैसे खर्च किए जैसे कि वह अमीर हो। रिचा स्पेंट मनी एज इफ शी वर रिच, रिचा ने ऐसे पैसे खर्च किए जैसे कि वह अमीर हो। तो एज इफ का मतलब ये होता है कि आप नहीं हो वैसा दिखाने की कोशिश करना। ऐसे वाक्य और ऐसे सेंटेंस में भी एज इफ का यूज होता है। हाउ एवर, फिर भी या लेकिन। जिबिन इज रिच, जिबिन धनवान है। हाउ एवर ही इज नॉट कंटेंटेड, फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट होना। जिबिन इज रिच, जिबिन अमीर है। हाउ एवर ही इज नॉट कंटेंटेड, फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। आमतौर पर अमीर इंसान संतुष्ट होता है, लेकिन यह संतुष्ट नहीं है। टू का मतलब होता है भी। हितेश इज पेंटर, हितेश एक पेंटर है, एंड अ टीचर टू। तो हितेश पेंटर भी है और टीचर भी है, दोनों बातें उसमें हैं, लेकिन यहाँ पे TWO2 नहीं आएगा, TOO आएगा। इसका मतलब होता है भी। हितेश पेंटर और टीचर, हितेश पेंटर और टीचर दोनों हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको ऐसे लिखेंगे। एज सुन एज, जैसे ही। एज सुन एज ही केम, जैसे ही वह आया, आई अटैक्ड हिम, मैंने उसके ऊपर हमला कर दिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दोनों एक्शन साथ में हो रही है, ऐसी कंडीशन है। एक एक्शन होते ही दूसरी एक्शन तुरंत हो जाए। तो लिखने का तरीका है एज सुन एज ही केम, जैसे ही वह आया, आई अटैक्ड हिम, वैसे ही मैंने उस पर हमला कर दिया। तो ये छोटा सा कॉमा है, उसका मतलब वैसे ही मैंने उस पर हमला कर दिया। ये इंटरनल मीनिंग है, हिडन मीनिंग है। एज सुन एज ही केम, जैसे ही वह आया, आई अटैक्ड हिम, मैंने उसके ऊपर हमला कर दिया। सच दैट, ऐसा कि। ही इज सच अ नाइस गाय, गाय मतलब इंसान, ह्यूमन बीइंग। वह इतना अच्छा इंसान है,
वह ऐसा अच्छा इंसान है दैट एवरीबडी लव्स हिम, कि हर कोई उसे प्यार करता है। ही इज सच अ नाइस गाई, वह इतना अच्छा इंसान है, इतना अच्छा मनुष्य है, दैट एवरीबडी लव्स हिम, कि हर कोई उसे प्यार करता है। ओनली का मतलब होता है बट। आई वुड गो, मैं जाऊं, मैं जाता, मैं किसी जगह जाने की बात करता हूँ। ओनली आई फील इल, लेकिन मैं बीमार हूँ, मैं किस उस जगह चला जाता, लेकिन मैं बीमार हूँ, इसलिए मैं, देख लो अब, लेकिन मैं बीमार हूँ तो क्या करेगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, आप खुद सोच लो। आई वुड गो, मैं वहाँ पर जाता। ओनली आई फील इल, लेकिन मैं बीमार हूँ। तो ओनली का मतलब किसी जगह ऐसे यूज किया है तो ओनली का मतलब बट होता है, लेकिन, ठीक है। मैं जाता, लेकिन बीमार हूँ। नो सुनर देन, एक काम तो पूरी तरह से हुआ ही नहीं और दूसरा काम हो गया, तो वहां पर नो सुनर का यूज होता है। तो नो सुनर देन, THAN, ये ध्यान रखनी है स्पेलिंग, THEN, देन मत कर देना, ये अलग वर्ड है। तो नो सुनर देन का यूज कैसे होगा? नो सुनर डिड आई एंटर माई रूम, अभी तो मैं अपने कमरे में पहुंचा भी नहीं था, देन समवन हिट मी, कि किसी ने मुझे चोट पहुंचा दी। मतलब ये कमरे में पहुंचने की एक्शन पूरी ना होना, और उस एक्शन के साथ या ठीक थोड़ी सी देर पहले ये एक्शन हो जाना। तो एक काम तो हुआ ही नहीं था कि दूसरा काम हो गया। मतलब कमरे में घुसने वाला था, उस समय किसी ने उसको चोट पहुंचा दी। तो नो सूनर डिड आई एंटर माई रूम, मैं अपने कमरे में जाने ही वाला था कि किसी ने मेरे सिर पर चोट मार दी। जैसे चोर वगैरह छुप के खड़ा हो, हम घर पे जाने वाले हो, हम कमरे के अंदर एंटर भी नहीं करें, किसी ने हमारे सिर पे चोट कर दी। तो इस तरह का सेंटेंस बनता है उसमें कि नो सूनर डिड आई एंटर माई रूम, कि मैं मेरे रूम में एंटर भी नहीं किया था कि किसी ने मुझे चोट पहुंचा दी। एक एक्शन का तो पूरा होना संभव नहीं हो पाया, इतने में दूसरी एक्शन हो गई। और अक्सर ये एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस, इसमें दो दो एक्शन होती है एक साथ में, जिसमें ज़्यादा गैप नहीं। एज सो, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। एज उस समय या जिस समय, माई फादर केम एज आई वॉज वॉचिंग टीवी, मेरे पिताजी आए जिस समय मैं टीवी देख रहा था। तो एज की जगह पर वैन और वाइल का उपयोग भी कर सकते हैं। पहले भी मैंने वाइल बोला था, तो वाइल यहाँ पर इसका मतलब होता है जिस समय। माई फादर केम व्हेन आई वॉज वॉचिंग टीवी, मेरे पिताजी आए जिस समय मैं टीवी देख रहा था। माई फादर केम वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी, मेरे पिताजी आए जिस समय मैं टीवी देख रहा हूँ। तो यहाँ पर एज, वैन और वाइल का मतलब होता है जिस समय एक एक्शन पहले से चल रही थी और बीच में दूसरी एक्शन हो गई। तो पहले से चल रही थी उस एक्शन में वॉज वाला ing आएगा, और बीच में जो एक्शन हुई है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। तो ये रिलेशन है एज, व्हेन और व्हाइल सेंटेंस में एक कंजक्शन के रूप में कैसे काम में आता है, और कैसे कैसे सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है। एज आई वॉज वॉचिंग टीवी माई फादर केम, जिस समय मैं टीवी देख रहा था मेरे पिताजी आए। तो इस सेंटेंस को उल्टा भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एज को पहले लिख दिया, और जो भी हमको एक्शन लिखनी है वो लिख दी, और उसके बाद कोमा लगाया और बाकी का सेंटेंस ऐसे पूरा कर दिया। तो एज आई वॉज वॉचिंग टीवी, जिस समय मैं टीवी देख रहा था, माई फादर केम, उस समय मेरे पिताजी आए, बीच में आए। लेस्ट, लेस्ट का मतलब नहीं तो, कदाचित या ऐसा न हो कि, या अथवा, ये इसका मतलब है। और लेस्ट के अंदर हमेशा, लेस्ट के बाद यहाँ पे खाली जगह होती है तो शुड आता है। आई डिड एक्सरसाइज लेस्ट आई शुड फॉल सिक, मैं एक्सरसाइज करता हूँ नहीं तो मुझे बीमार पड़ जाना चाहिए। तो दोनों काम में से एक काम चुनना पड़ता है कि भैया एक्सरसाइज करोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे, अगर बीमार पड़ना है तो एक्सरसाइज मत करो। तो लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो। आई डिड एक्सरसाइज, मैंने एक्सरसाइज की और मैं बीमार नहीं पड़ा। आई डिड एक्सरसाइज लेस्ट आई शुड फॉल सिक, नहीं तो मैं बीमार पड़ जाता। मतलब मैंने एक्सरसाइज की तो मैं बीमार नहीं पड़ा, और अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ तो बीमार पड़ जाता हूँ। इस बात को कन्वे करने के लिए सेंटेंस लिखा है।
इवन इफ चाहे, ही वॉन्ट अटर अ वर्ड, वह एक शब्द भी नहीं बोलेगा। इवन इफ यू किल हिम, चाहे तुम उसे मार डालो, वह एक शब्द भी नहीं बोलेगा। ही वॉन्ट अटर अ वर्ड, अटर का मतलब बोलना। ही वॉन्ट अटर अ वर्ड, वह एक शब्द भी नहीं बोलेगा। इवन इफ यू किल हिम, चाहे तुम उसको मार भी डालो, चाहे तुम उसको मार ही डालो, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोलेगा। तो उल्टा भी लिख सकते हैं, इवन इफ यू किल हिम ही वॉन्ट अटर वर्ड, तुम उसे मार भी दो, फिर भी वह एक शब्द भी नहीं बोलेगा। तो हम कई बार फिल्में वगैरह में देखते हैं, किसी आदमी से कुछ बात उगलवाने के लिए कोई मारते पुलिस वाले उसको, तो कोई बोलते हैं कि तुम मुझे मार भी डालो तो भी मैं तुम्हारे सामने एक भी शब्द नहीं बोलूँगा, एक भी सच्चाई नहीं बताऊँगा, ये जो मेरे माइंड में है वो तुमको नहीं बताऊँगा। तो इस कंडीशन के लिए इवन इफ का यूज़ है, जो लाइफ में किसी भी जगह काम में आ सकती है। कंडीशन तो अलग अलग हो सकती है, पर उसका जो मेथड होता है बोलने का, उसमें इवन इफ में चाहे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये कर डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये नहीं करूंगा, ऐसी कंडीशन के लिए इवन इफ लगता है। ही वॉन्ट अटर अ वर्ड, वह एक शब्द भी नहीं बोलेगा। इवन इफ यू किल हिम, चाहे तुम उसको मार भी डालो। अब लास्ट दे रखा है जो भी पेयर में है, ऑल्दो यट, हालांकि फिर भी, यहाँ पर कोमा नहीं है, यट अपने आप में आकर हमारे सामने है। तो हालांकि फिर भी, ऑल्दो ही इज रिच, हालांकि वह अमीर है, यट ही इज नॉट कंटेंटेड, फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। हालांकि वह धनवान है, फिर भी वह कंटेंटेड नहीं है, फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। तो हालांकि और फिर भी का मीनिंग यहाँ पर निकलता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कंजक्शंस, जितने भी तरह के बेसिकली आते हैं, और यहाँ पर उसकी एक एक्सरसाइज है जिसे आप देख सकते हैं। अगर आप इसको रोक करके नोट करें और प्रैक्टिस करें तो आपके लिए काम की हो सकती है। फ्रेंड्स, जो भी हमने कंजक्शन अभी सीखे उनका एक रिकेप देख लेते हैं। एंड, और, बट, पर, लेकिन, किंतु, और, अदरवाइज, एल्स, या अन्यथा नहीं तो, नाइदर दोनों में से कोई भी नहीं, नाइदर नॉर न तो ये न ही वो, आइदर दोनों में से कोई एक, आइदर और या तो ये या वो, वेयर एज जबकि, वेयर एज वाइल, दो का मतलब वही है, ऑल्दो हालांकि, नॉट ओनली बट आल्सो, न सिर्फ ये बल्कि वो भी, एज वेल एज किसी की तरह, स्टिल नेवरदलेस और यट फिर भी, इफ प्रोवाइडेड सपोजिंग अगर यदि, सो देयरफॉर इसीलिए, आप परिणाम बताने के लिए, बिकॉज, फॉर, एज, सिंस, इसका मतलब क्योंकि होता है, कारण बताने के लिए काम में आता है ये, एज इफ जैसे कि, हाउ एवर फिर भी, लेकिन, टू टू भी, एज सुन एज जैसे ही, सच दैट ऐसा कि, ओनली का मतलब बट होता है इस तरह के सेंटेंस में, नो सुनर देन, एक काम तो हुआ भी नहीं था और दूसरा हो गया, मतलब दोनों बहुत जल्दी हो गए, पास पास में एक्शन, वन वन बाय वन फॉलोड बाय अनदर एक्शन, ऐसी बात हो। एज और सो जैसा वैसा, एज जिस समय या उस समय, लेस्ट नहीं तो, इवन इफ चाहे, ऑल्दो यट हालांकि फिर भी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कंजक्शन का एक बिल्कुल शॉर्ट चैप्टर, जिसमें हमें कंजक्शन के मीनिंग की जानकारी हुई और उन कंजक्शन को बेसिकली कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में जानकारी मिली। इससे रिलेटेड और डिटेल और वेराइटीज़ वाला वीडियो भी आने वाले समय में बनाया जा सकता है। तो कंटिन्यू आप जुड़े रहिए और देखते रहिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसका सॉल्यूशन धीरे धीरे अलग अलग तरह के जो एजुकेशनल वीडियोस हम बनाते हैं उसके थ्रू सॉल्व आउट करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गुड बाय।